ओम। स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश की इस कक्षा के अंदर। सत्यार्थ प्रकाश जो है, हम लोग सत्यार्थ प्रकाश का तृतीय समोल्लास जो है वो पढ़ रहे हैं और वैशेषिक दर्शन का विषय चला हुआ है। अब सत्यार्थ प्रकाश का जो तीसरा समोल्लास है ना, उसमें हमको पढ़ने थे 9 द्रव्य, 24 गुण और 6 कर्म। उसके अलावा सामान्य विशेष समवाय, यानी कुल मिला के 6 पदार्थ हम लोगों को पढ़ने थे। हम 6 के 6 पदार्थ पढ़ चुके हैं। अब देखो आगे वाला जो सूत्र है ना, हम लोग यहाँ से देखेंगे, आप ध्यान से समझना। कुछ ना समझ में आए मुझसे पूछ लेना। देखो सूत्र क्या है। द्रव्य गुणयोः सजातीयरंभकत्वं साधर्म्यम। मैंने आपको सामान्य विशेष और समवाय तीनों चीजें पढ़ाई हैं। क्या आप में से किसी को स्मरण है कि सामान्य क्या है, विशेष क्या है? कुछ यदि स्मरण हो आपको, किसको हाँ। सामान्य कहेंगे? हाँ बताइएगा, सामान्य क्या है? सामान्य तो जो जैसे कि हम मैं जो जैसे राजबाला, मैं और सुनीता संगीता जी है, तो हम सब सामान्य हैं। और जैसे आप है, जैसे आप हमें पढ़ाते हैं उस हिसाब से आप विशेष हो गए। इस प्रकार से ये बुद्धि के मतलब उससे सामान्य और विशेष समझा जाता है। ऐसा ही कुछ कहना ठीक। चाहिए जी। जी अच्छा, आपने बताया है। इसकी वीडियो जो है 2 दिन बाद में अपलोड हो जाएगी, सामान्य विशेष और समवाय। उससे ठीक आप है। और अधिक जान सकते हो। तो यहाँ ये वैशेषिक दर्शन के पहले अध्याय के पहले आहानिक का सूत्र 9 है। और इसमें कहते हैं कि द्रव्य गुणयोः सजातीय रंभकत्वं साधर्म्यम। यहाँ 2 बातें कही गई हैं। पहले मैं इसका अर्थ बता देता हूँ। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि जो समान जातीय द्रव्य और गुण के कार्य का आरंभ होता है उसको साधर्म्य कहते हैं। देखो सूत्र के अंदर 2 शब्दों का प्रयोग करा गया है। एक क्या है, द्रव्य, और एक गुण। देखते हैं ना, द्रव्य गुणयोः, यानी द्रव्य और गुण। सजातीय रंभकत्वम साधर्म्य। चाहे मैं बात द्रव्य की करूं, चाहे मैं बात गुण की करूं, द्रव्य और गुण दोनों जो है ये अपने ही जाति वाले को पैदा करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ आपको। पहले मेरी बात को ध्यान से समझो। मैं क्या कह रहा हूँ, द्रव्य और गुण, द्रव्य और गुण दोनों अपने समान जाति वाले को ही पैदा करेंगे। ठीक, मैंने अभी ये बात आपसे कही। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि द्रव्य जो है, द्रव्य कितने होते हैं? 9 द्रव्य होते हैं। ठीक है। हाँ उन जी। नौ नौ द्रव्यों के अंदर जो है, पहला द्रव्य हम किसको मानते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी को। पृथ्वी भी हाँ। एक द्रव्य है, जल भी एक द्रव्य है, अग्नि भी एक द्रव्य है। इस प्रकार हाँ कुल 9 द्रव्य हैं। लेकिन जी। यहाँ ये कहा गया है कि द्रव्य जो है वो अपने समान जाति वाले को ही पैदा करता है। द्रव्य क्या है, अपने समान जाति वाले को ही पैदा करता है। दूसरी बात क्या कही गई है कि गुण से भी उसके समान जाति वाला ही पैदा होता। ठीक, बात इतनी समझ में आ गई है। द्रव्य हाँ से भी जी। उसकी ही जाति वाला पैदा होता है और गुणों से भी उसकी जाति वाले पैदा होता है। लेकिन यहाँ साधर्म्य का मतलब क्या है? साधर्म्य किसको कहा गया है? तो इसको एक उदाहरण से ऋषि दयानंद समझाते हैं। वो आगे लिखते हैं कि जैसे पृथ्वी में जड़त्व धर्म और घटादि कार्योत्पादकत्व स्व सदृश धर्म है, वैसे जल में भी जड़त्व और हेम आदि स्व सदृश कार्य का आरंभ पृथ्वी के साथ जल का और जल के साथ पृथ्वी का तुल्य धर्म है। इसका मतलब क्या है? देखो पृथ्वी है, पृथ्वी से आप क्या पैदा करोगे? मिट्टी से घड़ा बनाया जा सकता है ना। हाँ जी। यदि मिट्टी से घड़ा बनाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? मिट्टी क्या है? कारण। और जो बनता है वो क्या है? कार्य। यानी जिससे कुछ बनाया जाता है उसको हम कहते हैं कारण, और जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं कार्य। तो मिट्टी से आपने बनाया घड़ा, तो यहाँ मिट्टी क्या है? कारण। और घड़ा क्या है यहाँ पर? बोलो। कार्य। कार्य, कार्य। कार्य। क्यों? क्योंकि मिट्टी से घड़ा बना है।
ठीक। अच्छा, उसके बाद में मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। जल है, जल को आपने ठंडा करके बना दिया बर्फ, जिसको इन्होंने हेम कहा है। देखो यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ऋषि लिखते हैं ना हेम। हेम का मतलब क्या है? बर्फ। तो जो जल है, जल से क्या बना दिया? बर्फ बना दिया जल से। ठीक। तो बर्फ क्या है जल का? बर्फ क्या है कार्य। जल का, बोलिएगा। बर्फ क्या है? जल कार्य। का कार्य है। यानी आपने मिट्टी से बना दिया घड़ा, और आपने जल से क्या बना दिया? आपने बर्फ बना बर्फ। दिया। तो मिट्टी से क्या आप बर्फ बना सकते हो, या जल से क्या आप घड़ा बना सकते हो? बोलोगे? नहीं। नहीं जी। यानी जो जिस जाति का है उससे वही तो उत्पन्न होगा। अच्छा। यदि मिट्टी है, मिट्टी से आप मिट्टी की ही चीजें बना सकते हो। जल से आप जल की ही चीजें बना सकते हो। ठीक। ठीक। यदि मैं इसको हाँ। एक मोटे से उदाहरण से आपको समझाऊं, देखो, जो गाय है, गाय से बछड़ा या जो बछिया है वही तो पैदा हो जाएगी। हाँ गाय जी। से कोई भैंस के बच्चे थोड़ी ना पैदा हो सकते हैं। जो जी। जिस जाति का है उससे वही जानवर तो पैदा होगा। भाई हाँ शेर जी। से शेर ही पैदा होगा, चीता थोड़ी ना पैदा हो जाएगा। तो अच्छा। यहाँ ऋषि कहते हैं कि जो द्रव्य है, उस द्रव्य से उसी की जाति वाली चीज पैदा होगी। जो अच्छा। द्रव्य है, उस द्रव्य से उसी की जाति वाली चीज जो है वो पैदा होगी। बात समझ में आ हाँ। गई अच्छे से? देखो, यदि हाँ जी। आपको समझ में नहीं आया ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे समझाने में कमी है। इसलिए किसी को समझ ना आ समझ गया। में आए पूछ लेना। ठीक है। तो हाँ। मैं अभी आपको क्या समझा रहा था? मैं अभी आपको ये समझा रहा था कि हर चीज जो है ना अपने समान जाति वाली चीज को ही उत्पन्न करती है। जी। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं वो अपने समान जाति वाली जो है उनको ही पैदा करेंगी। ऐसे मिट्टी से हमने घड़ा बना दिया, और जल से हमने क्या बना दिया? बर्फ बना दिया। तो सूत्र में यही बात कही गई है कि जो द्रव्य है वो अपने जाति वाली चीज को ही आरंभकत्वम, यानी उसको पैदा करेगा। इसी प्रकार बात करते हैं गुण की। अब गुण को किस तरीके से हम लोग समझते हैं? देखो, जैसे कपड़ा है, कपड़े को छोड़ दीजिएगा, एक मोटा सा उदाहरण देते हैं। अ, पहले जो है, आज भी करते हैं इस चीज को, जो जर्सी या स्वेटर बुने जाते हैं सर्दियों में, तो उसके लिए हाँ जी। ऊन लेके आते हैं। ठीक है। जी। मान लीजिएगा आप नीले रंग की ऊन लेकर आए, या आप हरे रंग की ऊन लेकर आए, और उससे आप एक स्वेटर, दस्ताने, जर्सी बना रहे हो। अब जब वो स्वेटर, दस्ताने, जर्सी बन जाएगी तो उसका रंग कैसा रहेगा? नीला। जैसा वो था जी वैसा ही रहेगा। उसका रंग कैसा रहेगा? जैसे ऊन का रंग है। यानी हाँ। ऊन क्या है? कार्य है। और वो जर्सी, स्वेटर या वो दस्ताने क्या है? वो ऊन क्या है? कारण है। और जर्सी, दस्ताने और वो सारी चीजें क्या है? वो हो गई कार्य। कार्य। ठीक है। हाँ। तो कारण में जो गुण था, जो रंग था, वो कार्य के अंदर भी चला गया। इसका हाँ मतलब क्या जी। है कि गुण जो है अपने ही जैसे गुण को प्रकट करे। अच्छा, दूसरा इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे रंग क्या है? रंग एक गुण है। यानी रंग किसके अंदर आता है? रूप के अंदर आता है। अब रूप से रूप ही पैदा होगा। यदि सफेद तंतु है तो उनसे सफेद वस्त्र ही पैदा होगा। कभी रूप से रस पैदा नहीं हो सकता। कभी जी। रस से गंध पैदा नहीं हो सकती। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। रूप से रूप ही पैदा होगा। तो यहाँ पे महर्षि जो है, कणाद, वो ये समझा रहे हैं कि द्रव्य गुणयोः सजातीय रंभकत्वम साधर्म्यम। यानी द्रव्य से द्रव्य ही पैदा होता है, और वो उसी जाति का पैदा होगा जिस जाति का वो है। गुण से गुण ही पैदा होगा, और वही गुण पैदा होगा, ये नहीं कि दूसरा गुण पैदा हो जाएगा। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई आपको सूत्र की? हाँ जी। हाँ जी। हाँ। अच्छा, अब इनके अंदर साधर्म्य क्या है? तो साधर्म्य को समझाने के लिए महर्षि जो है पृथ्वी और जल का उदाहरण देते हैं। वो दो बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि पृथ्वी क्या है? जड़ है। और जल भी क्या है? जड़ है। जड़। अब पृथ्वी भी जल जड़ है, और जल भी जड़ है। इट मीन्स क्या है? दोनों के अंदर समानता है ना। हाँ जी। जड़त्वपना दोनों में क्या है? कॉमन है। और हाँ मैंने जी। समझाया था कि जो भी कॉमन होता है, सामान्य जो होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साधन। साधन। यानी हाँ जी। जल भी जड़ है, और पृथ्वी भी जड़ है। पृथ्वी। इस दृष्टि से हाँ। दोनों के अंदर क्या हो गया? साधर्म्य हो साधन। गया।
दूसरा, जो पृथ्वी है उससे क्या पैदा हो रहा है? घड़ा। घड़ा क्या है पृथ्वी का? कार्य। 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 और बर्फ क्या है? जल का वो भी कार्य। 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 तो यदि हम लोग कार्य की दृष्टि से देखें तो हम कह सकते हैं कि दोनों के अंदर साधर्म्य है। हाँ जी। बोलो। हाँ हाँ जी, भाई, हाँ जी। घड़ा जो है वो मिट्टी का कार्य है और बर्फ जो है वो जल का कार्य है, और कार्य पने की दृष्टि से देखें तो दोनों ही चीज क्या होगी? कॉमन है। तो यानी कि हमको क्या समझ में आया कि भाई यहाँ हमने दो चीजें समझी। एक चीज तो हमने ये समझी कि जो जड़त्वपना है उस दृष्टि से भी दोनों क्या है? सामान्य है, या दोनों के अंदर साधर्म्य है। और दूसरा हमने ये भी समझा कि दोनों कुछ ना कुछ कार्य को बना रहे हैं, तो कार्य पने से भी दोनों क्या है? साधर्म्य। और साधन। साधर्म्य का सबसे साधारण सा अर्थ क्या होता है कि एक समान गुण जो सब में पाया जा रहा है। जैसे भी आचार्य श्री ने क्या उदाहरण दिया था कि यदि विद्यार्थियों की दृष्टि से देखी जाए तो चाहे आचार्य जी हो, चाहे सारिका जी हो, चाहे माता जी हो, चाहे सुमन जी हो, चाहे राकेश जी या राजेंद्र जी भी क्यों ना हो, आप सभी विद्यार्थी हो। तो विद्यार्थी की दृष्टि से आप सभी क्या हो? सामान्य हो। ये आप सभी के अंदर क्या है? एक समानता है। हाँ जी। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे भी यदि जड़त्व और कार्यपने की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी और जल दोनों क्या है? साधर्म्य हैं, यानी समान गुण वाले। बात समझ में आ गई? अगला हाँ जी। समझाता हूँ। आगे लिखते हैं कि अर्थात द्रव्य गुणयोर विजातीय रंभकत्व वैधर्म्यम, यानी द्रव्य और गुण उनमें जो विजातीय है उसको क्या कहते हैं? वैधर्म्य। देखो इसको भी समझाता हूँ आगे। यह विदित हुआ है कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध धर्म और कार्य का आरंभ है उसको वैधर्म्य कहते हैं। यानी द्रव्य और गुण का जो विरुद्ध धर्म है और कार्य का आरंभ है उसको वैधर्म्य कहते हैं। जैसे, अब देखो दूसरा उदाहरण। वहां तो हमने समानता की बात करी थी। अब हाँ मैं जी। देता हूँ पृथ्वी और जल को, और यदि हम गुणों की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी क्या है? कठोर है, कठिन हाँ है। जी। और जल क्या है? कोमल है। कोमल। भाई पृथ्वी के अंदर आप यदि हाथ डालोगे, मिट्टी के अंदर हाथ डालोगे तो रुकावट करेगी, जबकि जी। जल ऐसी रुकावट नहीं करता। इसलिए जल को हमने क्या हाँ। कहा है कि वो कोमल है। कोमल। और और आपकी पृथ्वी क्या है? कठोर है। अब बताओ दोनों में समानता हुई या विषमता हुई? विषमता। विषमता है। अब इस दृष्टि से दोनों के मध्य क्या आ गया? वैधर्म्य आ गया, यानी दोनों अलग अलग हो गए। अच्छा, हाँ जी। और उदाहरण की दृष्टि से हम देखें तो आपको पता है कि मिट्टी क्या होती है? कठोर होती है, जबकि जल बहता है। मिट्टी नहीं बहती, जल बहता है। तो उस हाँ। दृष्टि से भी देखें तो दोनों के अंदर अलग अलग गुण है। मिट्टी का हाँ। ढेला आप जहां रख दोगे ना वहीं रखा रहेगा, जबकि हाँ। जल जो है उसको आप जहां रखोगे ना और वहां मान लो ढलान है कुछ है तो वो फिसल जाएगा। हाँ। तो मिट्टी क्या है? कठिन है, बहती नहीं है, जबकि जल बहता है। इस दृष्टि से देखें तो दोनों के अंदर वैधर्म्य आ गया। जी। उसके बाद और चीजों से देखें तो पृथ्वी का गुण क्या है? गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का गुण है गंध, जबकि जल का गुण क्या है? रस है। अब हाँ। जल का गुण क्या है? रस है। पृथ्वी का गुण क्या है? गंध है। हाँ इस दृष्टि से देखा जाए तो भी भिन्न हो गए। जी। तो इस दृष्टि से हम दोनों क्या कहेंगे? वैधर्म्य है। यानी पहले उदाहरण में हमने क्या देखा था कि पृथ्वी भी जड़ है और जल भी जड़ है, इसलिए दोनों जी। क्या होगी? साधर्म्यता आगे दोनों हाँ के अंदर। और इस बार हमने क्या देखा? मिट्टी कठोर है और जल कोमल है। इस दृष्टि से हम देखें तो दोनों के अंदर क्या आ गई? वैधर्म्यता। मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आ गया कि साधर्म्य क्या है, वैधर्म्य। हाँ और जी। सबसे प्यारी बात क्या है? ये आपकी बुद्धि की अपेक्षा से होता है। ये बुद्धि की अपेक्षा से होता है। यदि मैं इस तरीके से समझूं कि देखो मिट्टी से तो बन रहा है घड़ा और पानी से बन रहा है बर्फ। अब दोनों ही क्या है? कार्य हैं। इस हाँ दृष्टि से जी। कार्य करने की दृष्टि से दोनों क्या होगी? साधर्म्य। लेकिन यदि मैं कहूं कि मिट्टी से घड़ा बन रहा है और जल से बन रहा है बर्फ, क्या घड़ा और बर्फ के अंदर कुछ समानता है? कार्य, दोनों ही कार्य हैं। तो इस दृष्टि से क्या होगी? दोनों वैधर्म्य होंगे। हाँ यानी जी। बुद्धि की अपेक्षा से होती हैं चीजें। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ यही हाँ बात है कि पृथ्वी में कठिनत्व, शुष्कत्व और गंधत्व जल के जल से विरुद्ध, और जल का द्रवत्व, कोमलत्व और रस गुणयुक्तपन पृथ्वी से विरुद्ध है।
तो जहाँ दोनों में समानता है, कॉमनपना है, वहां साधर्म्य आ जाओ, जहाँ विभिन्न है वहां वैधर्म्य आ जाओ। तो मुझे ऐसी आशा आपको इस समझ में आ जाएगा जो मैंने अभी आपको समझाया। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद अगली चीज क्या है, अगली चीज भी मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद हमारे पास में आता है यहाँ पे ये 3 सूत्र हैं। ये 3 सूत्र जो है बड़े महत्वपूर्ण सूत्र हैं। ये 3 सूत्र क्या है? पहला यहाँ पे लिखा है, इन 3 सूत्रों में जो लिखा है ना, ये स्क्रीन पे बता रहे कुछ इसके बारे में। हाँ देखिएगा, यहाँ क्या लिखा है? कारण अभावात कार्य अभावः। कारण अभावात कार्य अभावः। ठीक है, बात समझ में आई? पहला सूत्र क्या कहता है? कारण अभावात कार्य अभावः, ये पहला सूत्र कहता है। दूसरा सूत्र कहता है कारण अभावात कार्य भावः, और तीसरा सूत्र कहता है कि नातु कार्य भावात कारण भावः। यानी इसका मतलब क्या है? देखो, क्या कहा है कि कारण अभावात कार्य अभावः, यानी यदि कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। नहीं। भाई यदि कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। अगले सूत्र में क्या कहा गया है? अगला सूत्र इसका उल्टा है। यहाँ कहते हैं कि कारण भावात कार्य भावः, कि कारण भावात, यदि कारण होगा तो कार्य भी होगा। देखो दोनों सूत्र क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन मतलब जो है एक ही है। हाँ पहले जी। में क्या कहा गया है कि यदि कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा, और दूसरे में क्या कहा गया है कि यदि कारण होगा तो कार्य भी होगा। कार्य भी होगी। अब तीसरा सूत्र, इसका भी गजब का सूत्र है। यहाँ कहते हैं कि नातु कार्य भावात कारण भावः, यानी यदि कार्य होगा या कार्य यदि नहीं होगा, यदि कार्य नहीं होगा तो जरूरी नहीं है कि कारण भी है। बात पल्ले पड़ी? कुछ हाँ समझ में जी। आया? आया चलो जी। इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिएगा आचार्य जी को बनानी थी रोटियां। अब रोटी किससे बनाई जाती है? आटे से। आटे। ठीक है। अब मैं आचार्य जी से एक बात पूछता हूँ, आचार्य जी यदि आटा है और आपको रोटी बनानी है, आटा है आपको रोटी बनानी है, क्या आप रोटी बना सकती हो? बना सकते हैं जी। क्यों? क्योंकि कारण है तो कार्य हो सकता है। आटा क्या है? कारण है, तो रोटी क्या है? कार्य हो सकता है। अच्छा, यदि आटा नहीं है तो क्या रोटी बना सकते हो आप? नहीं जी। क्यों? क्योंकि कारण, यानी आटा नहीं है तो कार्य भी नहीं हो सकता। हाँ जी। ठीक है, यदि कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं हो सकता। अब तीसरी सिचुएशन क्या है कि मान लीजिएगा आज आपके परिवार वालों को चावल खाने हैं, रोटी नहीं खानी, आपने रोटी नहीं बनाई, तो क्या इसका मतलब यह है कि आटा नहीं है? नहीं, आटा तो है जी। तो यानी इसका मतलब क्या है कि यदि कार्य ना हो तो ये जरूरी नहीं है कि कारण भी नहीं है, लेकिन यदि कारण नहीं होगा तो कार्य बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ जी। कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नहीं जी। सीधी सी बात क्या है कि यदि कारण होगा तो ही कार्य होगा, यदि कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। लेकिन यदि कार्य नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कारण भी नहीं है। मिट्टी दुनिया में बहुत सारी है, आपको घड़ा नहीं बनाना, मर्जी आपकी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि घड़ा नहीं बनाना तो मिट्टी भी नहीं है। मिट्टी तो है ही। भाई कार्य नहीं है तो जरूर थोड़ी ना, कारण भी नहीं है। ठीक है, परिवार वालों को आज चावल खाने हैं, उनको रोटी पसंद ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आटा भी नहीं है। तो ये तीनों सूत्र आपको समझ में आए? क्या क्या मतलब है इसका? पहला सूत्र कहता है कि कारण अभावात कार्य अभावः, कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता। दूसरा हाँ सूत्र जी। कहता है कि कारण अभावात कार्य भावः, यानी कारण के होने से कार्य होता है। और तीसरे में कहते हैं कि नातु कार्य भावात कारण भावः, कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता। समझ हाँ में आ जी। गया अच्छे से? हाँ अब जी। देखो, इस सूत्र ने जो है ना, एक ऐसा हमको एक ऐसी चीज बता दी जो बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं, परेशानियां क्या है? कारण है। तो सॉरी, कार्य है। हमारे जीवन में यदि दुख आता है तो दुख क्या है? एक प्रकार का कार्य है। और हाँ आप जी। चाहते हो दुख दूर हो जाए, तो कारण को देखो। यदि आपने कारण को हटा दिया ना तो कार्य खुद खत्म हो जाएगा।
जी यदि आपने कारण को हटा दिया तो कार्य खुद खत्म हो जाएगा। जैसे हमारे देश के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो गलत चल रहा है आजकल। जी जैसे यदि मैं आपसे बात बताता हूँ कि बहुत सारे व्यक्ति जो है वो गलत कार्य करते हैं, वो शराब पीते हैं, वो हत्याएं करते हैं दूसरों की, वो चोरी करते हैं, वो बहुत सारे गलत कार्य करते हैं। जी ठीक। अब वो बहुत सारे जो गलत कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ड्रग्स के लिए कार्य कर रहा है, कोई शराब के लिए कार्य कर रहा है, कोई किसी और कारण से कार्य कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कई बार, हम उन अपराधियों को रोकने का प्रयास करते हैं कि भाई इसने जो है गलत कार्य करा है, इसको पकड़ो, इसने गलत कार्य करा है, इसको पकड़ो। लेकिन क्या कभी हम लोग उस कारण के ऊपर विचार करते हैं कि किस कारण से गलत कार्य कर रहा है? मान लो कोई आदमी शराब पी के गलत कार्य कर रहा है, तो क्या हम शराब के ऊपर विचार करते हैं? यदि हम उस कारण को ही काट दें, कारण को ही हटा दें, तो कार्य तो खुद खत्म हो जाएगा। हाँ जी हमारे देश के अंदर हमारे देश के अंदर जो है 2000 जो है लगभग आज से 12 वर्ष पहले एक निर्भया कांड हुआ था। आप हाँ सभी जी जानते हैं निर्भया कांड जो है। उसके जी अंदर ये कहा गया था कि अब बड़े कठोर कानून बनाए जाएं। कठोर कानून बनाने के बाद में जो है अपराध के ऊपर नियंत्रण होगा। हम सहमत है, कठोर कानून बनने चाहिए, लेकिन उसके हाँ बाद जी में कानून बने। लेकिन लगभग 12 साल में जो है ना इतने केसेस आ चुके हैं इस चीज के, इतने केसेस आ चुके हैं, बहुतों की तो जानकारी ही नहीं। मतलब हमारी राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ये कहा है कि काउंटलेस, गिनती नहीं करी जा सकती, गिनती भी नहीं करी जा सकती। ठीक। डेली आप न्यूज में देखोगे ना, डेली, क्योंकि कई सारी चीजों की स्क्रीनशॉट हम भी लेते रहते हैं, तो डेली कम से कम 5 7 10 तो स्क्रीनशॉट हमारे पास में जाते रहते हैं कि यहाँ हो गया, पुणे के अंदर हो गया, दिल्ली के अंदर हो गया, मुंबई के अंदर हो गया। तो इसका मतलब क्या है? और हम लोग क्या कहते हैं कि अपराधियों को फांसी पे टांग, अपराधियों को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। लेकिन क्या कभी हम लोगों ने विचार करा है कि इसका कारण क्या है? हम्म? यदि हम इसके ऊपर विचार करें कि इसका कारण क्या है और हम उस कारण को खत्म करें, तो शायद ये अपराध खुद ही खत्म हो जाए। लेकिन जी हम लोग जो है कारण के ऊपर विचार नहीं करते। देखो, मैं बहुत ही सामान्य सी बातें आपसे कह रहा हूँ। आप जब भी यूट्यूब खोल कर देखते हो, आप टीवी खोल कर देखते हो, अभी जो है मेरे कुछ विद्यार्थी जो है मेरे साथ चर्चा कर रहे थे, मैं उन्हें कुछ सिखा रहा था, तो वहाँ ऐसी बात आ गई। कई बार तो, और मैं आप सबके सामने भी कहता हूँ, कई बार तो टीवी देखते समय जो है परिवार के साथ में, या यूट्यूब के ऊपर भी कुछ चलाते समय ये भय लगता है कि कोई गंदा जो है ऐड या कुछ इस तरीके की चीज ना आ जाए। परिवार के साथ में जब देखते हैं, क्या हम लोग उन चीजों के ऊपर रोक लगाते हैं? क्या हम उन चीजों के ऊपर कुछ कार्य करते हैं? आप इंस्टाग्राम ओपन करो, आप यूट्यूब ओपन करो, इस तरीके की सारी रील्स, इस तरीके की सारी पिक्चर्स, इस तरीके की सारी चीजें दिखाई देती हैं, जो कहीं ना कहीं जो है मनुष्य की वासनाओं को भड़काने वाले हैं। और आपको पता है वासनाओं को आलम्बन की आवश्यकता है, और जब सारे आलम्बन उसको सुलभ मिल रहे हैं तो वो तो भड़केंगे। देखो, विषय जो है ना, विषय अपने आलम्बन को देख के भड़कते हैं। ठीक। कहीं ना कहीं जितनी फिल्में बनाई जा रही हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या है, उत्तेजना ही पैदा करने वाली है, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाली है। लेकिन वो जो इस तरीके के कार्य करने वाले हैं वो तो बहुत पैसा कमा के चले जाते हैं, लेकिन भुगतना किसको पड़ता है? जो आम लोग होते हैं, चाहे वो बच्चियां हों 3 साल 5 साल 10 साल की। लेकिन वो लोग खूब उल्टे सीधे नाच गाने, और आजकल माता पिता भी जो है इस चीज को सपोर्ट करते हैं, नाच गानों को। आप इंस्टाग्राम के ऊपर देखोगे तो इतनी उल्टी सीधी गंदी गंदी रील्स आती हैं जो अपने शरीर को दिखा रही हैं, और उनके ऊपर इतने लाइक्स होते हैं, इतने लाइक्स होते हैं, बहुत सारे लाइक्स। तो कहीं ना कहीं, और मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूंगा इस बारे में। ठीक। चाहे यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो, उनका एक नियम है। नियम क्या है कि जो चीजें बहुत ज्यादा देखी जाती है ना उनको वो ज्यादा दिखाते हैं, और जो चीजें ज्यादा नहीं देखी जाती उनको वो दिखाते नहीं है। ठीक। अब उस तरीके की चीजें, जो वल्गर चीजें हैं, बेकार चीजें, वो ज्यादा देखी जा रही हैं तो वो ज्यादा आ रही हैं। और आपको पता है वो लोग ऐसी चीजें अपने शरीर को दिखा के उल्टा सीधा करके बहुत पैसा कमा रहे हैं। लेकिन गहराई में जाओगे तो वो मूल है, वो कारण है कहीं ना कहीं। और उसका परिणाम क्या है? फिर साधारण जो है उनको भुगतना पड़ता है। तो यदि हम लोग चाहते हैं कि ये चीजें रुके, तो कठोर दंड तो होना चाहिए, और बहुत कठोर दंड होना चाहिए। ठीक। क्योंकि अपराधी अपराध करते समय देखता नहीं है, फटाफट कर देता है, और सजा मिलने में उसको सालों साल हो जाता है। तो भारत के अंदर अपराध करना बड़ा सुलभ है, बहुत सुलभ है। लेकिन अपराधी को सजा मिलना बड़ा कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। ठीक।
तो यदि हमें इसके ऊपर रोक लगानी है तो कार्य देखो दो तरफा करने पड़ेंगे, कठोर कानून भी बनाने पड़ेंगे। और जैसा वैशेषिक दर्शन के अंदर महर्षि कह रहे हैं ना कि कारण अभावात कार्य भावा, कि जो कारण है, जो मूल है, ये जो गंदगी जो फैल रही है, चाहे इंस्टाग्राम पे हो चाहे यूट्यूब पे हो, इनके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए, तब जाके जो है स्थिति सुधर पाएगी। वरना एक तरफ से आप शराब का प्रचार कर रहे हो, खूब शराब बंटवा रहे हो, और दूसरी तरफ आप कहते हो यार दंगे ना हो। ऐसे दोहरी चीज से कैसे काम चलेगा? मैं समझ नहीं पाता इस चीज को। एक तरफा तो आप कहते हो कठोर कानून लेकर आएंगे, दूसरी तरफा उसको सालों साल सजा नहीं मिलती, उसके बचने के इतने सारे बहाने हो जाते हैं। एक तरफा तो इतने सारे आंदोलन होते हैं जो गलत आंदोलन है, उनको सपोर्ट करा जाता है। एक तरफ बंगाल के अंदर छात्र जो विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो ये दोहरी मानसिक जो मानसिकता है ना, इससे काम नहीं होगा। तो ये सूत्र हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि यदि हमारे जीवन में कुछ भी दुख है, यानी कुछ भी ऐसा कारण है जो हमें परेशान कर रहा है, तो उसके कार्य है, उसके कारण को देखो, उसके मूल को देखो, और मूल को नष्ट कर दो, वो नष्ट हो जाएगा। किसी वृक्ष की पत्तियां काटते रहोगे, दोबारा आ जाएंगे, टहनियां काट दोगे दोबारा आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि उसकी जड़ काट दी जाए, तो आपको लगता है दोबारा पेड़ वो फिर हरा भरा हो पाएगा? तो यदि मूल को नष्ट कर दिया ना, तो सब नष्ट हो जाएंगे। तो इस सूत्र, इसको बड़े व्यापक दृष्टि से आप लोग देख सकते हो कि जो भी ऐसा कार्य है जो आपको परेशान कर रहा है, उसके कारण के ऊपर चोट करो, कारण को खत्म करो, कार्य खुद खत्म हो जाए। ठीक है, समझ में आया? और इस सूत्र को आप किसी भी रूप में लगा सकते हो, किसी भी रूप में लगा सकते हो। मान लो आपके भीतर कोई रोग है, तो उस रोग के कारण पे जाओ, इसका क्या कारण है। और यदि कारण उसका मिले, समझ में आए, वो कारण कुछ भी हो सकता है, उस कारण को नष्ट करो, रोग नष्ट हो जाएगा। तो कुछ भी चीजें जो है ना, उसके ऊपर ध्यान दो। तो ये सूत्र बड़े महत्वपूर्ण है कि कारण के अभाव में कार्य नहीं होता, कारण के भाव से कार्य होता है। लेकिन यदि कार्य नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि कारण भी नहीं। तो मुझे लगे इतना समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट सूत्र और देख लेते हैं। वो कहते हैं कि कारण गुण पूर्वक कार्य गुण दृष्टा, यानी जैसा कारण में गुण होते हैं वैसे ही कार्यों में होते हैं। यानी कारण के गुण ही जो है कार्य के अंदर है। यदि ऊन नीले रंग की है तो स्वेटर जो है वो भी किस रंग का बनेगा? नीले ही रंग का बनेगा। ठीक है। यदि आपका जो वस्त्र है उसका तंतु सफेद रंग का है, तो वस्त्र भी किसका बनेगा? सफेद रंग का बनेगा। ठीक है। यदि आपने जो है आटे के अंदर नमक डाल दिया, तो जो रोटी है वो भी हल्की क्या रहेंगी? नमकीन रहेंगी। ठीक है। यदि बूंदियों को इकट्ठा करके आपने लड्डू बना दिया, तो बूंदी कारण है, बूंदी मीठी है, जो स्वाद बूंदी के अंदर होगा वो लड्डू के अंदर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो कारण है उसके गुण कार्य के अंदर दिखते हैं। तो कारण जितना अच्छा होगा कार्य उतना बढ़िया होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हाँ जी। आज मैंने आपको वैशेषिक दर्शन के ये लगभग 5 सूत्र मैंने आपको पढ़े। पहले सूत्र में मैंने ये पढ़ाया है कि जिस जाति की चीज होगी उसी जाति की चीज को उत्पन्न करेगी। दूसरा, जहां जहां समानता रहती है वहां साधर्म्यता रहती है, और जहां विषमता रहती है वहां वैधर्म्य रहती है। हाँ तीसरा, जी। कारण से ही कार्य बनता है, कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं बनेगा। चौथा, जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा, यानी जो हाँ कारण है उसी कार्य के अंदर आता हाँ है। ठीक है, तो आपको जी। समझ में आ गया अच्छे से? हाँ जी। तो अच्छा। इस कक्षा को तो हम लोग यहीं पे रखें।